मॉर्निंग बच्चे। आज मैं इसके मित्रा, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह का शिक्षक हूँ। इससे पहले मैं एक लेसन तुम्हें दे चुका हूँ। हमारी जो चैप्टर है वो क्लास 10 का लाइट से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से है। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से कैसे होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर से किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है। स्फेरिकल यानी कनकेव और कन्वेक्स मिरर, उसकी डायग्राम हम लोगों ने देखा कि कैसे एक मिरर को हम कन्वर्जिंग नेचर, दूसरे को डाइवर्जिंग नेचर की मिरर कहते हैं। अब आज की क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनती है। जैसे घर में इस्तेमाल होने वाली प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो उसमें हमें अपना चेहरा दिखता है, लेकिन और अगर हम मिरर से दूर चले जाएं या मिरर के और करीब आ जाएं तो दोनों ही स्थिति में हमें इमेज में कोई बदलाव नजर नहीं आता। यानी सामने से खड़े रहेंगे तो भी जैसा इमेज दिखेगा, अगर हम मिरर से थोड़ी दूर जाकर खड़े होंगे तो वैसा ही इमेज हमें दिखती है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में इस तरह की बातें नहीं होती है। स्फेरिकल मिरर में खास करके जो कनकेव मिरर है, इसमें जब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी मिरर से चेंज होती है तो इमेज भी चेंज हो जाती है। जब हम इमेज की बात करना शुरू किए तब हम लोग सबसे पहले इमेज को जानेंगे कि इमेज कितने तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स। एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। ये रियल और वर्चुअल शब्द का इस्तेमाल मैंने पिछले लेसन में भी किया था। रियल शब्द का मतलब है वास्तविक, यानी ऐसी एक इमेज, ऐसी एक छवि जो सही में बन रही है उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज ऐसी छवि जो हमें दिख रही है मिरर पर, लेकिन वो सही में किसी सतह पर हमें नहीं दिखाई देगी। और मिरर के केस में हम ये जानेंगे कि जो रियल इमेज होती है या मिरर से बनती है वो मिरर के सामने बनती है। और जब मिरर के सामने बनेगी तो जब हम उस पर मिरर के सामने कोई सतह जैसे एक पेपर, एक दीवार, एक बोर्ड रखेंगे तो उस सतह पर हमें वो इमेज बनती हुई दिखेगी। वैसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो मिरर के पीछे बनती है, यानी हमें वो इमेज मिरर पर दिखेगी लेकिन किसी सतह पर उसको हम नहीं ला सकते। तो ऐसी इमेज रियल हमें कहाँ दिखती है, वर्चुअल कहाँ दिखती है, तो वो चीज अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। नॉर्मली घर में जो हम प्लेन मिरर यूज करते हैं उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, यानी इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है और हमें इमेज मिरर पे अपना चेहरा दिखता है। चेहरा ही इमेज है, वो हमें मिरर पर दिखता है। लेकिन अगर मिरर के सामने हम कोई पेपर लाएंगे तो उस पर हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है, जिसको हम एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। इट इज द इमेज
which forms by actual intersection of reflected rays and it can be seen on a screen। इसका मतलब है कि जो इमेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो किरणें निकलती हैं उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अगर वो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्स का मतलब मिलना, जहाँ एक पॉइंट में मिलती है वहीं पर इमेज बनती है और उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज और उसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वर्चुअल इमेज इट इज द इमेज which forms at the back of the mirror and cannot be seen on a screen। जो मिरर के पीछे बनती है और स्क्रीन पर हम देख नहीं सकते, वो वर्चुअल इमेज। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर को पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर से किस किस स्थिति में कैसी इमेज बनती है। इसमें हम लोग अलग अलग 6 कंडीशन पढ़ेंगे। वो 6 कंडीशन है 6 अलग अलग पोजीशन ऑब्जेक्ट वस्तु की, मिरर से वो कितनी दूर पर रखी गई है और उस स्थिति में इमेज कहाँ बन रही है। तो हमारी उस इमेज को जानने के लिए सबसे पहले हमें 3 रूल्स जानने होंगे कि वो जब कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन होती है तो उन तीनों रूल्स को हमें जानना होगा कि कौन सी लाइट रे किधर जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि इसकी इस्तेमाल हम इमेज फॉर्मेशन के समय करेंगे। तो पहली रूल है व्हेन ए लाइट रे comes parallel to principal axis, it passes through focus after reflection by concave mirror। इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि ये concave mirror हमारी है। अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से होकर पार होगी। ये पहला नियम है, फर्स्ट रूल है। इसी चीज को अगर हम कन्वेक्स में जानेंगे तो कन्वेक्स में क्या होगा कि अगर एक लाइट में पैरेलल आ रही है तो इस तरह से डाइवर्ज होगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो वो फोकस को टच करेगी। यानी हम अगर यहां पर अपनी आंख को प्लेस करते हैं तो हमें ये लाइट रे
जो दिखाई देगी वो कहां से आती हुई दिखेगी, वो हमें फोकस से आती है, क्योंकि लाइट रे हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन में आती हुई दिखेगी। तो हमें लगेगी कि ये फोकस से आ रही है, लेकिन फोकस से तो आ नहीं रही है, ये लाइट रे इधर से आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई हमें दिखेगी। इट विल अपीयर, मतलब ये फिर से काल्पनिक स्थिति है कि हमें आती हुई दिखेगी फोकस से। तो ये पहली नियम हो गई। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल है कि ए लाइट रे comes through focus it becomes parallel to principal axis after reflection by concave mirror। ये गलत हम कह सकते हैं, पहले जो रूल हम लोग पढ़े उसका ऑपोजिट है। इसमें कहा गया है कि अगर एक लाइट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, हमेशा याद रखना है फोकस इन दोनों के बीच होगी। अगर एक लाइट रे इस तरह से आ रही है, लाइट रे किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, तो ये फोकस से होकर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, ये जस्ट इसका उल्टा है। ये चीज अगर हम फिर से कन्वेक्स में देखेंगे तो ये इस तरह का होगा। कि अगर एक लाइट रे ऐसी दिशा में आ रही है कि आगे बढ़ाने पर ये फोकस को टच करे, तो इसकी डायरेक्शन को हम कहेंगे इट इज कमिंग टुवर्ड्स फोकस, फोकस की तरफ आ रही है, फोकस इधर है। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जैसे यहां भी हो गई। ये दो रूल हो गए। तीसरा रूल है ए लाइट रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर will go back along the same path after reflection। ये रूल क्या कह रही है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस चली जाएगी, किसी तरफ नहीं जाएगी, उसी पाथ में वापस जाएगी। अब यहां एक छोटी सी चीज हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रही है। 7 में तुम ये 7-8 में पढ़ चुके हो कि जब भी रिफ्लेक्शन होती है, चाहे वो किसी भी मिरर से हो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, वो रिफ्लेक्शन के समय हमेशा इक्वल होती है। हर हाल में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो लाइट पड़ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कोई लाइट अगर खींचेंगे तो ये सही में है क्या, ये रेडियस है, इस स्फीयर का रेडियस है। और रेडियस जो होता है, अगर हम यहाँ टेंजेंट खींचते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है
यानी मिरर पर जो वो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री। तो जब आई की वैल्यू 90 डिग्री होगी, सॉरी 90 डिग्री नहीं, यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस एंगल को कहते हैं हम, कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच। तो यहाँ नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वही है, यानी दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, यानी आई क्या है 0 डिग्री। तो आर भी कितनी होगी 0 डिग्री होगी एज पर द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसलिए ये फिर उसी पाथ में वापस आएगी। और यही केस कन्वेक्स में भी होगी। इसमें अगर कोई डायरेक्ट लाइट रे इस तरह से आए ताकि आगे चलकर वो उसकी डायरेक्शन जो है सेंट्रल कर्वेचर की तरफ आती है, तो इसकी डायरेक्शन कहलाएगी टुवर्ड सेंट्रल कर्वेचर। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर इसी पाथ में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों रूल्स को इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल अब करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। अब हमारी इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग बताए थे हम कि कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो पहला केस है केस 1। तो यहां पर हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में हम स्पेशली कनकेव मिरर करते हैं इसको। केस 1 में क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जिसकी इमेज बन रही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर पर हो, मिरर से काफी दूर हो, तो उस समय कैसी इमेज बनेगी और कहां बनेगी। हर एक स्थिति में हम लोग 3 चीजें देखेंगे कि इमेज कहां बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज वो किस तरह के बनेगी, जिसको नेचर कहते हैं। नेचर में या तो रियल होगा या वर्चुअल होगा। और तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी या उसी के बराबर बनेगी या उससे बड़ी होगी। तो इसमें जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगी तो इंफिनिटी से यानी काफी दूर से जब लाइट रे को हम आती हुई दिखाएंगे तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाएंगे। और हम पहला जो रूल पढ़े उसके हिसाब से हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रे हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, वो फोकस से जाती है। तो ये भी फोकस पर आकर मिलेगा। यानी और हम लोग पढ़े थे कि इमेज कहां बनती है, जहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज कन्वर्ज होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है वहां पर इमेज बनती है और वो इमेज रियल इमेज कहलाती है। तो यहां पर हमारी बनेगी इमेज, यहां इमेज बनेगी। अब ये इमेज कैसे बनेगी, 3 चीज हम बताए हैं। इमेज कहां बनेगी, इमेज इज फॉर्म एट फोकस। दूसरी कैसी नेचर होगी, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज हमेशा जान लेना है कि स्फेरिकल मिरर से जब इमेज बनती है तो जब इमेज रियल बनती है यानी जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो रियल बनने से वो हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। ठीक है। और तीसरी पॉइंट हमें लिखनी है कि उसकी साइज क्या हो। तो दूर से आने वाली जो भी वस्तु की इमेज बनेगी वो काफी छोटी बनेगी। ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज।
अब हम आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 हमारा है, अब ये आगे जैसे जैसे केस हम बढ़ाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर की तरफ ले आएंगे, मिरर की नजदीक ले आएंगे। तो दूसरी हमारी जो सिचुएशन है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखेंगे। तो फिर से हम बनाते हैं, सपोज ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट को लिए हैं। अब हम ऑब्जेक्ट नजदीक आ गई है तो ऑब्जेक्ट को अब हम एक वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, तो यहां से फिर से हम एक लाइन की कल्पना कर रहे हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो नियम अनुसार वो फोकस से होकर जाएगी और दूसरी लाइट हम ले रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जब आएगी तो तीसरा रूल कहती है कि वो किसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये है पहली रिफ्लेक्टेड रे, ये है दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों आपस में जहां मिला वहां पर बनेगी हमारी इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अब बच्चे देखो, तुम्हें ये पता चल रहा है कि इमेज की साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है। पहले काफी छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब बनी कहां पर है, ऑब्जेक्ट इमेज बनी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो फिर 3 पॉइंट हमें लिखना है, इमेज कहां बनी है, image is formed between C and A. C means center of curvature, A means focus. दूसरे में क्या लिखे थे, कैसी नेचर है, फिर से अब देख रहे हैं कि एरो नीचे की ओर है, इमेज में एरो नीचे की ओर बनेगी, मतलब वो इन्वर्टेड इमेज है, और इन्वर्टेड का मतलब ये रियल है। तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा साइज, तो साइज अभी भी स्मॉल है, पहले हम लिखे थे वेरी स्मॉल, अब लिखेंगे इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 केस हम लोग कर लिए। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 में अब हमारी कंडीशन है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को और थोड़ी सी नजदीक लाएंगे। तो नेक्स्ट पोजीशन हमारी होगी कि ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखें। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C, C में सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब हम देखेंगे कहां बनती है इमेज। सपोज ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। इमेज बनाते समय एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो काम हम तो हाथ से बना रहे हैं, तुम जब भी डायग्राम बनाओगे तुम कॉम्पस यूज करोगे, और कॉम्पस को जहां बैठा कर ये आर्क हम बनाएंगे उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, और यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है उसके मिडिल पॉइंट को हम फोकस मानेंगे, क्योंकि डिस्टेंस काफी मायने रखती है
ये गलत होगी तो इमेज सही जगह पे नहीं बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं? ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हैं। फिर से एक लाइन रे को हम कंसीडर करेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और फोकस से जाने जाएगी एज पर द फर्स्ट टू। दूसरा लाइन हम लेंगे कि फोकस से होकर आ रही है, तो ये सेकेंड रूल क्या कहती है? फोकस से होकर आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों रे कहां पर मिली? ये दोनों रे मिली है इस जगह पे जहां पर परपेंडिकुलर डालने पर हमें दिख रहा है कि इमेज यहां बन रही है। यानी इमेज एग्जैक्टली कहां बनेगी? जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखे थे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। अंडरस्टैंड? इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी चीज देखने वाली बात यहां पर है कि क्लियर पता चल रहा है कि इमेज की साइज जो है वो बढ़ गई है और वो इक्वल हो गई है ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज इक्वल हो गई है। तो यहाँ 3 पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे? इमेज कहां बनेगी? इमेज इज फॉर्म एट सी, सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड, फिर से इमेज इन्वर्टेड बनी है यानी रियल है। एक चीज याद रखना है कि इमेज जब भी मिरर के सामने बनेगी वो हर हाल में रियल कहलाएगी और वो उल्टा बनेगी। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा साइज, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमारा केस नंबर 4 आता है। केस नंबर 4 में हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा करीब लाएंगे मिरर का, और नेक्स्ट जो पोजीशन होगी हमारी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम। तो केस नंबर 4, when object is between C and F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। ये हमारे ऑब्जेक्ट। फिर से एक लाइट रे, हर एक डायग्राम में एक लाइट रे को हम पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो फोकस से होकर जाएगी इस तरह से। इसको और आगे बढ़ा देना क्योंकि इमेज आगे बढ़ने वाली है। और दूसरा लाइट हम लेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। तो ये रूल क्या कहती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जब लाइट जाएगी तो उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी, यानी रिफ्लेक्टेड रे भी इधर से आएगी। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर हम देख रहे हैं कि ये काफी दूर जाकर मिलती है, और जहां पर मिलती है वहीं पर इमेज बनती है। और इमेज हम क्या देखना है? ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी बन गई है। जैसे जैसे इमेज दूर बनता जाएगा उसकी साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस केस में इमेज कहां पर बनी? पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इमेज इज फॉर्म
बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब पीछे। सी सेकेंड नेचर, अभी भी मिरर के सामने बनी है, यानी नेचर अभी भी रियल है और इन्वर्टेड। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा इसकी साइज, इट इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। अब हम लोग का आएगा केस नंबर 5। इस पे हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा अच्छा ऐसा करते हैं, हम लोग आज इतना ही केस पढ़ते हैं, केस नंबर 4। इसके बाद 2 केसेस और बचती हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम तुम्हें कुछ प्रश्न देंगे जिसका हम उम्मीद करते हैं कि तुम आंसर कर सकते हो। इसका आंसर तुम करोगे और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसका आंसर तुम्हें बताएंगे। पहला क्वेश्चन, what is real image? Look, what is real image and virtual image? Second, हम लोग का बुक में कुछ है, सिलेबस में कुछ है, तो अब सर से डिस्कस। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर्स। थर्ड है what is the use of a convex mirror? What is the basic difference in the formation of image by concave and convex mirror? And fifth, define center of curvature and focus of a
कॉनकेव मिरर। ओके बच्चों, ये 5 क्वेश्चन मैं दिया हूं, इसका आंसर तुम्हें करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं इन 5 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम कोशिश करोगे इसको। ठीक है, मैं यहीं खत्म करता हूँ। गुड बाय।